मुझे पढ़कर बहुत बुरा लगा। इसकी घोर कटु शब्दों में आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ। के चैनल के माध्यम से न सिर्फ उनका खंडन करता हूँ 3 मंत्रियों का स्टेटमेंट का। पॉसिबिलिटी है कि ये जो 1200-1500 पैसेंजर रोज के जाना आना होता है, इसके अंदर एक 20 to 30% कैंसलेशन की उम्मीद कर सकते हैं। We have seen absolutely unacceptable response from the ministers of the Maldives government. है कि प्रधानमंत्री जी ने जब लक्षद्वीप गए हैं, वो हर भारतीय के लिए बड़ा संदेश है। वहाँ एक्शन लिया है। So that kind of friend, when you see such disparaging remarks about friends like this, it is sad for everyone concerned. नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। भारत से पंगा, घर में घिरे मौजूद। दरअसल मालदीव सरकार के मन में मोदी के लिए क्या है उसने जाहिर कर दिया और अब उसे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो जहर मोहम्मद मोइज़ू के मंत्रियों ने उगला है, अब वो उनकी कुर्सी के लिए ही घातक हो सकता है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू घर में घिर चुके हैं। भारत की ताकत को नजरअंदाज करना मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू पर भारी पड़ सकता है। खबर है कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। वहीं बड़ी खबर यह भी है कि भारत के सख्त रुख से घबराए मोहम्मद मोइज़ू भारत आ सकते हैं। इस बीच चीन भारत मालदीव विवाद में कूद पड़ा है। उसने फिर से अपनी चालबाजी दिखाई। ग्लोबल टाइम्स, जो चाइना का एक तरह से मुखपत्र है और पीस है, उसने लिखा कि भारत को मालदीव मामले में उदार रवैया अपनाना चाहिए। मालदीव की आबादी 5,20,000 है करीब, और यहां राष्ट्रपति मोइज़ू ने अपना चुनाव प्रचार ही भारत विरोध के नाम पर किया था, इंडिया आउट के नाम पर किया था। सत्ता में आने के बाद ही उन्होंने भारत से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की बात कही थी। इसके अलावा मोइज़ू की सरकार ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक समझौते को नवीनीकृत नहीं किया, रिन्यू नहीं किया, फिर से उसे आगे बढ़ाया नहीं। भारत और मालदीव के बीच संबंध मोइज़ू के मंत्रियों के कारण खराब हुए हैं। मोइज़ू ने भारत विरोध के जरिए सत्ता हासिल की। उनके नेता भी सुबह शाम भारत विरोध का ही राग अलापते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसे नेता को चैलेंज कर दिया जो ग्लोबल लीडर है। दरअसल भारत से पंगा लेने के बाद मालदीव में सियासी भूचाल आ गया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू घर में घिरे हैं। मालदीव की मोइज़ू सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। राष्ट्रपति मोइज़ू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। विपक्षी दल द डेमोक्रेट पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाने पर आमादा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू को हटाने की पहल वहां के संसदीय अल्पसंख्यक नेता अली अजीम ने की है। उन्होंने मालदीव के नेताओं से मोइज़ू को कुर्सी से बेदखल करने में मदद करने की गुजारिश की। अली अजीम ने कहा कि मोइज़ू को हटाने के लिए हर कदम उठाएंगे। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी मालदीव की विदेश नीति में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, ये उनकी तरफ से कहा गया। तमाम पहलुओं को लेकर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करा दें। मौसवी सचदेवा जी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट, और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सर, रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मौसमी मैम, पहला सवाल आपसे ही है। जिस तरह से मोइज़ू सरकार की तरफ से 3 मंत्रियों ने इस तरह का स्टेटमेंट पीएम मोदी के खिलाफ दिया, क्या वहां अविश्वास प्रस्ताव की संभावना दिख रही है? और अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव मूव करता है तो क्या सरकार पर खतरा आएगा? First of all, thank you for having me on your channel. Yes, ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। उन्होंने ये चैलेंज कर दिया है एक इंडियन पावरफुल लीडर को। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ये जानना चाहिए था कि उन्होंने जो डेरोगेटरी जो रिमार्क जो ट्वीट किया है, उन्होंने क्या सोच के किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू थिंक। आप देखिए 1965 से जब मालदीव्स को इंडिपेंडेंस मिला है, इंडिया ने हर तरह से सोशली इकोनॉमिकली उनको सपोर्ट किया है। और आज आप जब एक पावरफुल लीडर ने अपने ही टूरिस्ट प्लेस को प्रमोट करना चाहा इन अ डिसेंट एंड सोफिस्टिकेटेड वे, आप उनके खिलाफ ऐसे कमेंट जो मेरे मुंह से शब्द मतलब निकालना भी मुझे अजीब लग रहा है। हाउ कैन यू? और आपको ये बिल्कुल ही बड़ा खतरा है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि इंडिया से उनको कितना बेनिफिट हो रहा था टूरिज्म सेक्टर में। अब उन्होंने ये बहुत बड़ा। अब मैं और एक बात कहना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मालदीव्स के सारे ही लोग अगेंस्ट है इंडिया के, बट अभी प्रेजेंट जो वहां पे पॉलिटिकल पार्टी है, मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने शुरू ही, जैसे आपने कहा, उन्होंने शुरू ही किया था इंडिया आउट मूवमेंट से, ऐसा प्रोजेक्ट से। सो दिस पार्टी इज समवेयर अगेंस्ट आवर इंडियन गवर्नमेंट।
एंड ये जो 3 लीडर्स है जिन्होंने ये जो डेरोगेटरी रिमार्क उन्होंने दिया है, उनके ऊपर बहुत असर पड़ने वाला है अभी, और धीरे धीरे देखिए उन पे प्रेशर आने वाला है अब। इसीलिए तो वो अभी इंडिया आना भी चाह रहे हैं, दे विल ट्राई अ लॉट, बट कहीं ना कहीं हमें पता चल गया कि उनके अंदर इंडिया इतना हर वक्त सपोर्ट करने के बाद भी इंडिया उनके अंदर क्या हमारे लिए फीलिंग्स है। और आप देखिए अब पहले से ही देखिए, जब वहां पे रिजर्व बैंक नहीं था उनके ट्रेड के लिए, फॉरेन ट्रेड्स के लिए, एसबीआई ने उनको हेल्प किया। अब कोविड के बाद आप देखिए एक ऐसा मतलब क्राइसिस आ गया था उनके रिसेशन के बाद, इनफैक्ट आईएमएफ ने उनको मदद करने के लिए मना कर दिया था, कोई कंट्री उनके साथ नहीं था, तो इंडिया ने उनको $100 मिलियन लोन दिया है। तो ये सब बातें कैसे भूल सकते हैं ये लोग। मेजर जनरल के सिन्हा, ऑल वेदर फ्रेंडली नेशन के तौर पर भारत ने मालदीव का हर मौसम में साथ दिया, चाहे वो वहाँ कूप की कोशिश हो या कोई आपदा आई हो या पानी की कमी हो, कोविड वैक्सीनेशन का मामला हो। आखिर मौजूद सरकार जो भारत के खिलाफ ही बयानबाजी कर सत्ता में आई है, क्या उसके खिलाफ एक खतरा मंडरा रहा है, या फिर आर्थिक मोर्चे पर अलग चुनौती है लेकिन सरकार पर कोई इस तरह का चैलेंज नहीं है? आयुष, जय हिंद। देखिए, जो आपके सवाल हैं कि ये मोहम्मद माइजू के जो सरकार आई है वो नवंबर में ही आई है इस साल, और क्या इसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है? देखिए, खतरा तो मंडराने के पहले यदि मौजू साहब के पूरे कैंपेन को देखिए, जिस तरह से वो आए हैं, तो इंडिया आउट एजेंडा लेकर आए थे वो, और उनको उतनी वोट मिली है, वहाँ के लोगों ने दिया है, और इस एजेंडा के ऊपर वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो आपने बताया, आउट 77 इंडियन पर्सनल्स जो थे हमारे, जो एयरफोर्स के हैं, 2 हेलीकॉप्टर्स, 1 एयरक्राफ्ट है, डॉनियर एयरक्राफ्ट, जो कि वहाँ पर उनको बहुत सारा चीज़ रेकी प्रोवाइड करता है, वो उसको उन्होंने वहाँ से निकालने की पहल की है। हाइड्रोग्राफिक आपने बताया, हाइड्रोग्राफिक जो हमारी एग्रीमेंट थी उस तहत में उसको रिन्यू नहीं करना चाहते हैं। तो इंडिया आउट जो एजेंडा है, ये क्यों आया और किस लिए हुआ, ये क्या फेनोमेना है? क्या ये इसके बाद, इनके जाने के बाद वो चीज़ें बदल जाएंगी? देखिए, 1965 में सबको पता है कि उन्होंने जब आज़ादी मिली यूके से, उसके बाद वो हमारा अंडर बेली है। अंडर बेली का मतलब है, जब हम इंडियन पेनिनसुला को देखते हैं, इंडियन ओशन रीजन में एक इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पर वो हमारे लिए स्ट्रेटजिकली, देखिए पूरा का पूरा जो संबंध है हमारा, वो 2 डायमेंशंस में है। वो है जो स्ट्रेटजिक जियो लोकेशंस हैं, जिसके अंदर लक्षद्वीप एक बहुत बड़ा चैलेंज करता है, अंडमान चैलेंज करता है ये पूरे इंडियन ओशन रीजन को। और ये क्यों हो रहा है? आपने देखा इसके पहले भी नेपाल में, आपने सुना होगा एग्जैक्टली सर, यहीं पर आने वाला था कि जो कम्युनिस्टों का रुख रहा है नेपाल में, कमोबेश वही रुख है। मैं उसे कंपेयर ही करने वाला था, आपने पहले ही कह दिया। अब इस पर एक्सप्लेन कर दीजिएगा, लेकिन एक जानकारी दर्शकों को दे दें, उसके बाद के सिन्हा सर आपके पास ही आऊंगा। भारत मालदीव तनाव के बीच बड़ी खबर यह है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारत आना चाहते हैं, वो भारत आ सकते हैं। मालदीव की ओर से मोइजू की यात्रा का प्रस्ताव रखा गया है। मालदीव की ओर से जनवरी में ही मोइजू की भारत यात्रा का प्रस्ताव रखा गया है। माना जा रहा है कि भारत से तनाव खत्म करने के लिए कदम उठाया जा सकता है। फिलहाल मोइजू चीन की यात्रा पर हैं। उनकी जो पहली यात्रा थी सरकार बनने के बाद, वो चीन की थी, उससे उनका रुख समझा जा सकता है। मोइजू ने पिछले साल नवंबर में पदभार संभाला था, जैसा कि के सिन्हा सर ने भी बताया, और सत्ता में आने के बाद वो टर्की, संयुक्त अरब अमीरात का दौरा कर चुके हैं। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपतियों की सबसे पहले भारत यात्रा करने की परंपरा को मोइजू ने तोड़ा है। के सिन्हा सर, वही कंपैरिजन आप जिसका जिक्र कर रहे थे कि नेपाल में जिस तरह से कम्युनिस्टों की सरकार रही, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके, या भारत के खिलाफ जो बाउंड्रीज को लेकर दिक्कतें थी, चैलेंजेस थी, उसको मुद्दा बनाकर वहां पर सरकार में वो आए। कमोबेश यही चैलेंज, इसी तरह का एक प्रोपेगेंडा मोइजू की तरफ से भी अपनाया गया, लेकिन कितना बड़ा चैलेंज वो भारत के लिए बन पा रहे हैं? देखिए, उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, और ये कुल्हाड़ी इतनी ज्यादा है कि पूरे के पूरे मालदीव को आज के दिन में वो तहस-नहस ही नहीं कर सकती, वो खत्म कर सकती है। ऐसा मानने में भी है कि 10 साल के अंदर में पूरा का पूरा मालदीव ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो खत्म हो जाएगा। इंडिया उसके ऊपर हाइड्रोग्राफिकली जो हम लोग उसको कर रहे थे, बहुत मदद करने के लिए तैयारी थी, और हम मदद करने के लिए तैयार भी हैं आज के दिन। तो देखिए, फर्स्ट जो कहते हैं पोर्ट ऑफ कॉल, वहाँ के 8 जो रहे हैं हेड रहे हैं, वो इंडिया में साथ आते रहे। इन्होंने चेंज किया है, टर्की चले गए और फिर वो चाइना चले गए। आएंगे जरूर, इंडिया उनको रोकेगा नहीं, वो उनको है। देखिए, सेम चीज राजपक्षों ने किया था। राजपक्षे श्रीलंका में भी एक फेनोमेना आप देखिए, राजपक्षे 2 ब्रदर्स थे, उन्होंने हमन टोटा जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल,
और ये कब हुआ, कार्रवाई कब शुरू हुई, इसको समझना बहुत जरूरी है आपके दर्शकों को। देखिए 2011 में ही हमने तो 1965 में ही फर्स्ट नेशन था जिसको रिकॉग्नाइज किया था मालदीव्स को, मगर 2011 में चाइना फर्स्ट एंट्री लेता है। उसने अपनी एम्बेसी 2011 में खोली है और 2012 के बाद शी जिनपिंग साहब सीन पे आए हैं। उसके बाद जिस तरह से वो चीज़ों को बदलना चाहे, जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स बनाना चाह करके जो सी पैक है या जो भी उनका अपना तरीका है, एजेंडा है, जिसमें उन्होंने श्रीलंका को भी फंसाया। श्रीलंका की हालत आपने देखी है, आपने डिस्कस भी किया होगा कई बार, बिल्कुल किस तरह। और आज श्रीलंका इस कमाने खड़ा है क्योंकि हमने $3 बिलियन दिया उनको सेव करने के लिए, उनको बचाने के लिए। आज वो कहता है, कल एक बयान आया है श्रीलंका की तरफ से कि हमारे से लैंड रूट खोलना चाहते हैं, जो हमारे जो हमारा ट्रायंगुलर इंडिया के नीचे से लेकर के वो लैंड ले जाना चाहते हैं। तो हम तो इसी तरह जीतते हैं जिस तरह से हम जीतेंगे। आज हम लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार, जो हमारे पेनिनसुलर इंडिया का एक 2 स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, ठीक है, किसी कारण से इनको नकारा गया। देखिए लक्षद्वीप का क्या प्रॉब्लम रहा है, लक्षद्वीप में भी 2007 के आसपास में पूरे मालदीव के अंदर में वो चीज आया, रेडिकलाइजेशन आया, इस्लामिक कट्टरता आई। इसके पहले वो इस्लामिक बहुत ओपन ये था। और मैं फौज से बिलोंग करता हूँ। एनडीसी जब हम लोग कर रहे थे, नेशनल डिफेंस कॉलेज, जब जनरल बनते हैं तो हम लोगों को करना पड़ता है और हमारी उसमें बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं और हम लोग तकरीबन, तो हमारी फर्स्ट जो हम हम लोग गए थे मालदीव। हम लोगों ने उस समय भी, क्योंकि 2010 की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर सिक्योरिटी, इट इज प्योर सिक्योरिटी असिस्टेंस और उनकी सर्वाइवलिटी का बात है, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली। अदरवाइज मालदीव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यदि वो चाइना इज सिटिंग फार अवे, वो यदि गोदार बनेगा, सी पैक आएगा, नहीं आएगा, तो जो आप बात कर रहे हैं, यानी जो फर्स्ट कॉल ऑफ हेल्प है वो इंडिया से ही हो सकती है उस पूरे एरिया में। अगर कोई मदद की गुंजाइश है तो भारत से ही है। जी हाँ, आपने ही बताया ना। देखिए वहां पानी की किल्लत हो गई थी, हमारे नेवल शिप्स, हमारे जो आयल गजराज हैं, जो हमारी स्ट्रेटेजिक लिफ्ट है, उससे हम लोगों ने पानी तक पहुंचाई थी। आपको जब 1988 में वहां पर कू हुआ था, गयूम साहब वहां के प्रेसिडेंट थे, तो यहां से आगरा से हमारी पूरी पैरा ब्रिगेड वहां लैंड करके उनको सत्ता से रोका था। उस समय भी आतंकवाद दस्तक दे रहा था वहां पर, मगर उन्होंने नहीं किया था। 2007 के बाद कट्टरता और 2011 में शी जिनपिंग आने के बाद, तो ये अपने पैरों में कुल्हाड़ी नहीं, वहां पर आपने बताया ना 5,40,000 ही लोग रहते हैं। उनका आज के दिन में यदि आप देखेंगे तो उसमें टोटल वहां पर 40,000 करोड़ उनकी टोटल अर्थव्यवस्था है। उसमें से 25,000 करोड़ केवल चाइना का लोन है, आधे से ज्यादा। तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार करके यदि कोई खुद मरना चाहता है, खुद खत्म करना चाहता है, तो या कट्टरता के ऊपर में, क्योंकि ये भी बहुत कट्टर हैं। आप मौजूद साहब को इतना आसान मत समझिए। टर्की भाग के गए, क्यों टर्की भाग के गए? क्योंकि कट्टरता की वो उन्होंने ये तो अपने पैरों में ये कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पैरों में कुल्हाड़ी मारी, लेकिन मौसमी आप क्या देख रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? क्या जो धार्मिक कट्टरता की वजह से एक पोलराइज गवर्नमेंट वहां पर आई, इस वजह से ऐसा है, या चाइना की ओवरसीज लेंडिंग पॉलिसी जो रही है, जो हमने देखा कि किस तरह से स्मॉल कंट्रीज जो हैं वो कोलैप्स के किनारे तक पहुंच गई। श्रीलंका का हाल वही हुआ। इसी तरह से इसी एक पॉलिसी में मालदीव भी फंस चुका है। बिल्कुल, चाइना एक्चुअली मालदीव्स एक्चुअली चाइना के ट्रैप में फंस गए। ये चाइना क्या करते हैं, छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज को बहुत लोन्स देते हैं, उनको डेप्थ में, कर्जे में डुबो देता है और फिर इस स्ट्रैटेजी को लेके सारे सबको कंट्रोल करता है। और मालदीव्स इसी में एक्चुअली फंस गए। आप देखिए मालदीव्स के एयरपोर्ट एक्चुअली इंडिया जीएमआर को मिला हुआ था एयरपोर्ट बनाने के लिए। सडनली उन्होंने इसको टुक आउट दिस एंड चाइना को दे दिया एयरपोर्ट बनाने के लिए। सडनली ऐसा क्यों हुआ, आप बताइए? क्योंकि उनको मालदीव्स को लगा कि इंडिया तो हमें इतना पैसा नहीं दे सकता या फाइनेंशियली इकोनॉमिकली इतना हेल्प नहीं कर सकते, चाइना से हेल्प मिल जाएगा। और चाइना ऑलरेडी ये ट्रैप स्ट्रैटेजी बना ही रहा है कि ये छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज को हम पैसे देंगे, लोन देंगे और उनको कर्जे में डुबो देंगे और फिर हम इनको कंट्रोल करेंगे। और हम तो यही एक ट्रैप है जो मालदीव्स फंस गया है। एंड इट इज नॉट दैट इजी। मालदीव सोच रहे हैं कि चाइना उनको बहुत हेल्प करेंगे, बट ये समझ नहीं पाया कि ये चाइना का पूरा स्ट्रैटेजी है।
एंड अभी मालदीव्स के कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे जो इंडियन नेवल शिप है उनके वहाँ पे है तो हमारे सॉवरेनिटी में इंट्रूड कर रहे हैं या ठीक नहीं है। ये चीज़ें उनको भूलना नहीं चाहिए था कि 1987 में जब आई थिंक तमिल मर्सिनरी ने उनको अटैक किया था, उनके एक पोर्शन को कैप्चर कर दिया था, और तब की जब प्रेसिडेंट ने इंडिया को हेल्प मांगा और इंडिया ने इमीडिएट हेल्प करके उनको बचाया। वो जो टोटल जो डिजास्टर वो कूप था उनसे बचाया। तो उनको पॉजिटिव साइड्स नहीं देख रहे हैं। आज जो मालदीव्स वहाँ पे सक्सेसफुल है या खड़े हैं या टूरिज्म के लिए वो इंडिया लाइक यू नो दे हैव इट इज बिकॉज ऑफ इंडिया, और उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट ही लेकिन मोइजू की क्या इतनी ताकत है? मैं कोई और वर्ड यूज नहीं करना चाहता, ताकत ही कर रहा हूं। क्या मोइजू के अंदर खुद का अपना इतना वजन है कि वो भारत के खिलाफ इस तरह का कोई चैलेंज उठा सके, या चाइना की शय पर वो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं? इट इज टोटली ऑन चाइना। वो सोच रहे हैं कि चाइना के शोल्डर पे, मतलब चाइना विल गिव देम द शोल्डर, चाइना विल हेल्प देम, बट उनको खुद आप देखिए आप क्यों आना चाहते हैं इंडिया वो अभी, क्योंकि आप देखिए ना विद इन अ फ्यू मिनट्स मालदीव्स को आंसर मिल गया है। आप देखिए पूरा देश ही नहीं पूरा वर्ल्ड उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं कि ये ऐसा, इवन बांग्लादेश बोल रहे हैं, आप देखिए सारे नेबरिंग कंट्रीज बोल रहे हैं कि ये बहुत ही गलत है। तो आप देखिए कि मालदीव्स अकेले है ही कितना पॉपुलेशन, ठीक है क्योंकि सर बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगा। सना सर, हमने नेपाल के केस में देखा, नेपाल पावर ऑफ बैलेंस का एक प्रयास करता रहा है। वो चाइना से भी उसी तरह की कोशिश, भारत से भी उसी तरह की कोशिश करता है बातचीत को लेकर और बाकी इन्वेस्टमेंट और हेल्प तमाम चीजों को लेकर। लेकिन मालदीव का ये जो एक्शन है वो एक तरह से पोल शिफ्टिंग का है, पूरी तरह से चाइना के क्लोज जाने का प्रयास भी दिख रहा है। इसका नुकसान उसे कितना बड़ा होने वाला है? देखिए नुकसान तो बहुत बड़ा होगा यदि मौजूद साहब चलते हैं, वहां की जनता भी चलती है। इंडिया आउट एजेंडा, ये इंडिया आउट एजेंडा श्रीलंका में भी नहीं चला, ना बांग्लादेश में चला, ना नेपाल में चला। देखिए कोई ऐसा एजेंडा लेकर आप काम करते हैं और वो कर रहे हैं। उस एजेंडा के तहत जो उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो भी बातें कही थी उनको कर रहे हैं पूरा, जिसमें जितने भी एक टोकनिज्म है ना, 77 इंडियन पर्सनल वो वहां पर एक हेल्प के लिए गए थे, वही हम वहां पर तो। लेकिन ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हम उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे जवान उनकी सुरक्षा के लिए वहां पर हैं, हेलीकॉप्टर्स उनको मैनेज करने आता नहीं है, हमारे जो सैनिक है वो वहां अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं या जो भी टफ सिचुएशन से वहां पर रहते हैं। इसके बावजूद इस तरह का माहौल बना क्यों आखिर? सीधे सी बात है, चाइना साथ देता है। देखिए जब हमन टोटा कोई ऐसा जगह नहीं है, वहां पर वो फंस गए। उन्होंने वो क्या कहा, क्या अभी बात कर रही थी मौसमी जी, जो बता रही थी कि वहां पर बनाना चाहते हैं। देखिए जो वहां माले में जो एयरपोर्ट है वो इंडिया ने ही एक्सटेंड किया है, इंडिया ने ही बनाया है। वो सेकंड एयरपोर्ट की जरूरत भी नहीं है। हमन टोटा में एक जो जाइएगा श्रीलंका में एक एयरक्राफ्ट आज तक लैंड नहीं किया है, क्योंकि राजपक्षे का वो घर है। तो ये जो गेन होता है ना, इन लालचियों को पकड़ते हैं। सेम चीज आप देखिए केपी शर्मा ओली हो या राजपक्षे फैमिली हो श्रीलंका में, उसी तरह ये जो है, क्योंकि ये लोग अपने लोगों के लिए नहीं जीते, ये अपने लिए जीते हैं। तो मौजी साहब के इतिहास को देख लीजिए, उनके बारे में पढ़िए जरा। बिल्कुल इतिहास तो असर दुनिया पढ़ेगी, लेकिन उनका भविष्य भी अब खतरे में है। के सना सर और मौसमी जी, आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ी खबर इसी बीच ये है कि मालदीव विवाद पर क्रिकेटर मोहम्मद शमी की प्रतिक्रिया भी आई है। आज ही उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। मोहम्मद शमी ने कहा कि हमें पीएम मोदी का समर्थन करना चाहिए, पीएम देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय पर्यटन का मोहम्मद शमी ने समर्थन किया, कहा भारतीय द्वीपों को एक्सप्लोर करें, इंडियन आइलैंड्स को एक्सप्लोर करें देश के वासी, हमें अपने पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। मोहम्मद शमी की तरफ से कहा गया भारतीय द्वीपों को एक्सप्लोर करें, हमें अपने पर्यटन को बढ़ावा देना होगा। और जो कुछ कहा गया मालदीव की तरफ से उसको लेकर मोहम्मद शमी का ये ट्वीट, कहा हमें पीएम मोदी का समर्थन करना चाहिए, पीएम देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कई मौकों पर मोहम्मद शमी ने पीएम की तारीफ की है। इससे पहले पीएम मोदी जब ड्रेसिंग रूम पहुंचे थे इंडियन टीम के फाइनल में शिकस्त के बाद, वहां पर भी मोहम्मद शमी की उन्होंने सराहना की थी। सबसे ज्यादा विकेट्स अब तक वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने देश के लिए लिए हैं और इस वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम जीती ना हो फाइनल, लेकिन मोहम्मद शमी ने एक तरफा प्रदर्शन किया। इसी बीच एक ट्वीट, मालदीव विवाद पर क्रिकेटर मोहम्मद शमी की प्रतिक्रिया, कहा हमें पीएम मोदी का समर्थन करना चाहिए, पीएम देश के लिए काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।